जी बेटे, जैसे अभी मैं बता रहा था कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जो है वो पढ़ लिया था। आज उससे रिलेटेड एक डिजीज़ के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सिस्टम के साथ साथ ये बीमारी जो है बेटा वो पेपर में जो है वो आई हुई है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है ना, जो कि MLT, OTT और डिस्पेंसर्स और रेडियोग्राफी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये कॉमन, ठीक हो गया। आपको लेक्चर जो है बेटा वो दिखाई दे रहा होगा। चल मैं लेक्चर की तरफ जा रहा हूं जी। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था कि हमारा जो लेक्चर है बेटा वो अस्थमा के ऊपर है, दमा के ऊपर, ठीक है ना। अब वहां पर पूछा गया था कि इमरजेंसी में आप दमा का कैसे इलाज करेंगे, तो हम सिर्फ उस हिस्से को ही टारगेट नहीं करेंगे बल्कि हम पूरा एज इट इज पूरी डिजीज के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। ये जो दमा होता है ना बेटा, अस्थमा, बेसिकली ये सांस की नालियों की एक बीमारी है। इसके बारे में लिखा गया कि ये सूजन होती है और तंगी होती है, कि आपकी जो एयरवेज होते हैं ना, यानी सांस की नाली का जो रास्ता होता है वो इसमें तंग हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में दुश्वारी होती है, ठीक है ना। जब वो खांसता है तो सीटी की तरह सांस, उसका मतलब सांस लेते हुए ऐसे महसूस होता है जैसे सीटी की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। सीने में सख्त पन हो जाता है। ये जो बीमारी ना बेसिकली ये एक एलर्जिक बीमारी है, ये एक एलर्जिक डिजीज है, यानी किसी ना किसी केमिकल कंपोनेंट से मरीज को बेसिकली एलर्जी होती है, कि वो केमिकल सांस के जरिए उसकी सांस की नाली में चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी सांस की नाली में सुकड़न हो जाती है, सांस की नाली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना। इसके लिए एक मशहूर लफ्ज है वो इस्तेमाल होता है ब्रोंकोस्पाज्म का, ठीक है ना, कि ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है कि ये अमूमन एलर्जी की वजह से होती है। अब ये बीमारी किस वजह से फैलती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस बीमारी के फैलाव का सबब होती हैं, वो वन बाय वन जो है बेटा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले घरेलू जो गर्दो गुबार होता है ना, मट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह जो उड़ती है घर में झाड़ू देते हुए, सफाई करते हुए, वो गर्दो गुबार बाज़ सांस के जरिए, ठीक है, हमारा नाक जो है उसके अंदर मौजूद जो हेयर्स हैं, जो म्यूकस है, वो उसको फिल्टर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डस्ट ज़्यादा होने की वजह से जो है वो ख़ास जो गर्दो गुबार होती है वो हमारी सांस की नाली के अगले हिस्से में भी चली जाती है, ठीक है ना, पीछे की तरफ चली जाती है, सॉरी। और वो जो है वो फिर वहां पर एक एलर्जिक रिएक्शन का सबब बनती है, जिससे आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है। अच्छा, फूलों के जरदानों, ये बेटा पोलन्स के बारे में कहा जा रहा है। पोलन्स, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, जो फूलों की फर्टिलाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं, ये भी कुछ लोग इनसे एलर्जिक होते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग जो होते हैं ना इन पोलन से एलर्जिक होते हैं, खासकर कटाई का जब मौसम आता है ना तो हवा में पोलन्स की मिकदार बढ़ जाती है, तो कुछ लोगों को सांस लेने में उन दिनों में बड़ी दुश्वारी होती है, ठीक है ना। अच्छा, पालतू जानवरों से, जो पालतू जानवर होते हैं ना इनके भी कुछ गर्द होती हैं, कुछ चीज़ें, मतलब कोई बाल, कोई इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं जो पेट्स हम घरों में पालते हैं, उनसे भी कुछ लोग एलर्जिक होते हैं ना। ये देखो लिखा हुआ है, पेट से भी ये मसला जो है बेटा, ये बाद लोग एलर्जिक होते हैं। सिगरेट के धुएं से, सिगरेट के धुएं से भी ये मसला होता है, ठीक है ना, क्योंकि सिगरेट का जो धुआं होता है ना ये हमारी सांस, ये क्योंकि हवा के जरिए हमारे सांस में जाता है और इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि दमे का सबब बनते हैं। अच्छा, कुछ अद्वियात जैसे एनसेड्स, एनसेड्स क्या होती हैं, ये नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। मैं लिख देता हूँ, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, ठीक है ना। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो स्टीराइड नहीं होती, लेकिन बेसिकली ये ना पेन किलर्स होती हैं, दर्द को दूर करने वाली दवाइयां होती हैं, जैसे डिक्लोरान वगैरह, ठीक है ना। इनको एनसेड्स कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। कुछ लोगों को ये दवाइयां इस्तेमाल करने से भी ये एलर्जिक का इशू हो जाता है, दमे का मसला होता है, सांस में दुश्वारी होती है। कुछ बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। बीटा ब्लॉकर बेसिकली बेटा ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एस्पिरिन आप जानते हो, ये खून को पतला करती है, ब्लड प्रेशर के मरीज भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हार्ट के पेशेंट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये बुखार को भी कम कर, दर्द और बुखार में इस्तेमाल होती है।
इन मेडिसिन के इस्तेमाल से भी बाज़ औक़ात मरीज़ को जो है बेटा वो एलर्जी हो जाती है और जिसकी वजह से उसको दमा यानी सांस में दुश्वारी जो है वो दरपेश होती है। चल आगे चलेंगे। नेक्स्ट फिर अलामात क्या होंगी, सिम्टम्स क्या होंगे, इंडिकेशंस क्या होंगे, आपको कैसे पता चलेगा। देखो बेटा, एक होता है क्रोनिक अस्थमा, वो होता है जो 6 माह से ज़्यादा से जो है वो मरीज़ को है। 6 माह से ज़्यादा अगर कोई बीमारी चलती है ना तो वो क्रोनिक कहलाती है। अच्छा, ऐसे मरीजों में कौन कौन सी अलामात आपको दिखाई देंगी। मसलन सुबह के वक्त में ना उसको सांस लेने में ज़्यादा दुश्वारी होगी। सुबह के वक्त जब वो उठेगा ना तो उसको ऐसे कोई अटैक टाइप का जो है ना सांस लेने में उसको महसूस होगा कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। सीने के अंदर अकड़ाव हो जाएगा जिसको स्पाज्म कहा जाता है। खांसी होगी उसको बहुत ज़्यादा और सांस ठीक से नहीं आएगा। और सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ आएगी कि जब वो सांस हवा बाहर निकाल रहा होगा ना तो उसको सीटी की सी आवाज़ जो है बेटा वो आएगी। ये उसके मसाइल होंगे। इनसे आपको पता लग जाएगा कि इस बंदे को जो है वो दमे का बहुत स्वेयर मसला है। फिर एक्यूट होता है यानी फौरी तौर पर जो होता है, ये 6 महीने से कम ये इसके होता है, लेकिन इसकी जो अलामात होती हैं वो ज़्यादा स्वेयर होती हैं ज़्यादा। तो सांस तेज़ हो जाएगा, तेज़ी से सांस लेने लगे, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, उसको पसीने आएंगे, चेहरे का रंग बदल जाएगा, सीने में खामोशी होगी। ठीक है ना, सीना जो है ना वो जैसे घुटन जैसे महसूस होते हैं ना ऐसे उसको महसूस होगा। दोनों हाथों की जो नब्स की जो रीडिंग है वो मुख्तलिफ आएगी। यानी आप लेफ्ट हैंड से नब्स चेक करोगे तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, राइट चेक करोगे तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। कभी कभी उसको खांसी का दौरा भी पड़ेगा। ठीक है ना, कि जो रुक नहीं पाएगा। ये ऐसा होता है ना, जैसे मैंने कहा था कि सांस की नाली ब्लॉक हो जाती है, सांस की नाली तंग हो जाती है दमे में। अब ये देखो ना, ये नॉर्मल बंदे की है। ठीक है ना, इस तरह ये देखो ये नाली कम और ये बहुत कम हो गई है। ये ना अस्थमा के मरीज में ऐसा ही होता है कि सांस की नाली जो है ना वो अंदर से तंग हो जाती है जिसकी वजह से सही से हवा उसमें से गुजर नहीं पाती और ऐसे बंदे को दमे का मसला शुरू हो जाता है। फिर इसका इलाज क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो इसको न्यूबलाइजर दिया जाता है। देखेंगे ना ये न्यूबलाइजर, इसमें ब्रोंको डायलेटर मेडिसिन होती है, डायलेशन करने वाली ना मेडिसिन डाल देते हैं, जैसे वेंटोलिन वगैरह आपने नाम सुना होगा। ठीक है ना, इसमें सालबुटामोल होती है। ये जो है वो मेडिसिन न्यूबलाइजर में ऐड की जाती है। फिर उसको जो है बेटा भाप के जरिए इनहेल करवाया जाता है सांस के जरिए, ताकि ये ब्रोंको डायलेशन का सबब बनेगी, यानी इसकी सांस की नाली को ये फैला देगी। इसके अलावा मरीज को ना स्टीराइड्स दिए जाते हैं जो कि उसके सांस के बहाल करने में मदद, जैसे डेकाड्रॉन लगाया जाता है ये इंजेक्शन, सोलोकाटिव का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है ना, और या तो इसको ये इनहेल करवा देंगे ताकि दमे का हमला फौरी तौर पर हवा सांस की नालियाँ खुल जाएं और उसको सांस लेने में आसानी हो जाए। अगर उसको फेफड़े का इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन है तो वैसे तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करवाते, लेकिन अगर उसको फेफड़े का भी इन्फेक्शन है, सांस की नाली का इन्फेक्शन भी है, उसको आरटीआई है, तो उस सूरत में फिर उसको एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल करवाई जाती है। कुछ लोग ये अमोक्सिल यूज़ करवाते हैं पेनिसिलिन में। ठीक है ना, अमोक्सिल का इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा सवेयर हो जाए तो फिर बेटे एगमेंटन भी दे देते हैं, जो बेसिकली पेनिसिलिन का ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, ये भी इसका इस्तेमाल करवा। बच्चा है तो फिर उसको सिरप देंगे, बड़ा है तो फिर उसको कैप्सूल या टैबलेट दे देंगे, और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सवेयर है, मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर इसको इंजेक्शन की मदद से भी हल करने की कोशिश। ये इमरजेंसी सिचुएशन में आप फिर इंजेक्शन का इस्तेमाल भी कर लेते हो। अच्छा, अगर उसको दर्द है छाती में, बहुत ज़्यादा पेन, और वो पेन उसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो फिर उसको पेन किलर भी बाद का लाइट सी कोई दे देते हैं। ठीक है ना, या उसको बुखार हो गया तो जैसे पैरासीटामोल वगैरह उसको दे देंगे तो उसको बुखार भी कम हो जाएगा और उससे उसकी तकलीफ और उसका जो दर्द है वो भी बेटे जो है वो कम हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है बेटे वो मुकम्मल हो गया। आपके जहन में कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बेटे, कोई सवाल आपका है तो बेटे पूछें। माइक आप ऑन नहीं करेंगे। बीमारी जो है वो किसी भी मतलब केमिकल से हो सकती है या इसके लिए केमिकल कोई फिक्स्ड होगा? जी बेटा, मैं बताता हूँ। पहली बात तो आपने सवाल माइक ऑन करके नहीं पूछना बेटे, आपने सवाल जो है वो पूछना है क्वेश्चन में। चले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ। देखो बेटा, हर शख्स किसी न किसी केमिकल से हाइपर सेंसिटिव होता है। अब किसी भी शख्स के लिए जो है वो कोई ख़ास केमिकल फिक्स हो सकता है, लेकिन सबके लिए केमिकल फिक्स नहीं है। मतलब एक बंदा फ़र्ज कर लो जो है वो डस्ट एलर्जिक है तो उसको डस्ट से ही होनी है, और एक बंदा डस्ट से एलर्जिक नहीं है, एक बंदा पोलन से एलर्जिक है तो उसको पोलन से होनी है।
तो 100 में से 1% चांस होता है किसी भी केमिकल के लिए किसी बंदे का हाइपर सेंसिटिव होना। मसलन मैं हूं, मुझे डस्ट से होती है, ठीक है ना, आपको हो सकता है डस्ट से नहीं होती। तो हर बंदे के लिए केमिकल जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं होता इसमें केमिकल। बाज लोगों को किसी केमिकल से होती है, बाज लोगों को नहीं होती, ठीक है ना। ये बॉडी का अपना बेसिकली रेस्पॉन्स होता है कि वो किस केमिकल, ये इसके लिए ना बाज का हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट भी किया जाता है कि आप किससे एलर्जिक हैं और किससे एलर्जिक नहीं है। बाज लोग परफ्यूम से एलर्जिक होते हैं, बाज लोग धुएं से एलर्जिक होते हैं, सिगरेट के धुएं से, ठीक है ना, बाज लोग किसी दवाई से एलर्जिक होते हैं। ये बेटा बड़ी आसानी से इसका छोटा सा हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, वो करके इस चीज को मालूम किया जा सकता है। आपको जवाब बेटे क्लियर हुआ? चले, थैंक यू।